नेक्स्ट आपके पास आ जाती है एक इंपॉर्टेंट थ्योरम सीक्वेंसेस के ऊपर, दैट इज सैंडविच थ्योरम। ठीक है, सैंडविच थ्योरम क्या कहती है कि मान लीजिए आपके पास तीन सीक्वेंसेस हैं an, bn और cn। तीन सीक्वेंसेस हैं an, bn और सीक्वेंस cn, जो कि ये पैटर्न फॉलो करनी है या तो स्टार्टिंग से ही या फिर किसी एक नंबर के बाद। या तो आपको बोल दिया कि ये स्टार्टिंग से ये पैटर्न फॉलो करनी है, या आपको बोल दिया कि किसी एक m नेचुरल नंबर के बाद ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। एंड और आपको क्या दिया हुआ है कि जो an सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है l को, जो cn सीक्वेंस है वो भी कन्वर्ज कर रही है और सेम नंबर l को ही कर रही है। तो सैंडविच थ्योरम क्या कहती है? सैंडविच थ्योरम या इसको स्क्वीज प्रिंसिपल भी बोल देते हैं जी। ये क्या कहता है कि जो bn सीक्वेंस है, मिडिल वाली सीक्वेंस, वो भी कन्वर्ज करेगी और कन्वर्ज भी उसी सेम नंबर l को ही करेगी। ठीक है, अगर आपके पास दिया हो कि an जो है ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है और cn जो है वो भी कन्वर्ज कर रही है, लेकिन कन्वर्ज सेम नंबर को कर रही है, तो bn सीक्वेंस भी क्या करेगी? सेम ही नंबर को कन्वर्ज करेगी। इसमें हो क्या रहा है, मान लीजिए आपके पास कोई an सीक्वेंस दी हुई है, ठीक है, और आपको बोला है कि वो नंबर किसी नंबर l के पास कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, और ये an वाली सीक्वेंस है, ये cn वाली लगा लीजिए, और आपको बोला हुआ है कि an वाली सीक्वेंस है, सो दैट an की टर्म जो है वो cn वाली से छोटी रह रही है और वो भी उसी नंबर l के पास इकट्ठी हो रही है। तो एक सीक्वेंस है bn जो an और cn के बीच में लाई करती है, मतलब bn जो है इन दोनों के बीच में कहीं होगी, इन दोनों के बीच में कहीं होगी। अगर इन दोनों के बीच में ही रहना है, ये l के पास इकट्ठी हो रही है, तो bn के पास कोई चॉइस ही नहीं है, उसको भी तो l के पास ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर लोअर वाली और अपर वाली सीक्वेंस दोनों ही एक नंबर के पास इकट्ठी हो, तो मिडल वाली सीक्वेंस भी उसी सेम नंबर के पास ही क्या होंगे? इकट्ठी होंगी। इसको हम बोलते हैं सैंडविच थ्योरम या फिर स्क्वीज प्रिंसिपल। ठीक है, ओके, अब इसके एक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल रिगार्डिंग सैंडविच थ्योरम। मान लीजिए आपके पास सीक्वेंस दी हुई है, सीक्वेंस n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 ओवर n स्क्वायर प्लस 2, ये सीक्वेंस दी हुई है। ठीक है, और आपको बोला है कि इस सीक्वेंस को बताओ कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, कैसे? देखो, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लोगे अगर, तो क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो आप इसके लिमिट डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहे हो। ठीक है, तो इसमें वो अपना लिमिट ले लो वाला आइडिया नहीं चला। अगर आपको लग रहा हो कि ये इन्फिनिटी है तो ये जीरो के पास जाएगी, ये भी जीरो के पास जाएगी, तो हेंस सम जीरो के पास जाएगा, ये बात गलत है। इनफाइनाइट के केस में ऐसा नहीं होता। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो और सारी की सारी जीरो के पास जा रही हो, तो सम जीरो के पास जाएगा। इनफाइनाइट के केस में आपने ऐसा नहीं कहना। ठीक है, अब अगर आपको लग रहा हो कि ये सबमिशन बन गया 1 ओवर अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस आर वाला, r इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी जो हमने पहले किया था। ठीक है, या r इज इक्वल टू, यहाँ पे आप ये ले लीजिए एन स्क्वायर प्लस एन तक, और लिमिट है n अप्रोच, सॉरी ये यही तक है, और लिमिट है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लेकिन ये n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होने के कारण ये टर्म्स इनफाइनाइट होगी ना, तो ये क्या बन गया आपका? समीशन दिस थिंग। ठीक है, एक हमने किया था लिमिट एज अ समीशन इंटेग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, तो ये क्या है आपका? ये बन क्या गया? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये वाली चीज बन गई। अगर आपको लग रहा हो कि हम 1/n कॉमन निकाल लेते हैं, तो होगा क्या? अगर 1/n कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचा? ये आपके पास 1 प्लस आर बाई एन स्क्वायर बचा ना, तो सिर्फ r बाई एन वाली फॉर्म नहीं बनी, तो वो आइडिया यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं जी? हमारे पास जो एक और अभी अभी जो हमने किया, कौन सी यूज कर रहे हैं? सैंडविच थ्योरम। ठीक है, आपको इसकी एक ओवरऑल एक तरह से लिमिट इवेलुएट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है? अगर आप देखो एन स्क्वायर प्लस 1 बड़ा है या एन स्क्वायर प्लस 2 बड़ा है? क्लियरली एन स्क्वायर प्लस 2 बड़ा है। फिर इसका रूट में भी सेम ही बात होगी, लेकिन जब रेसिप्रोकल कर देते हैं, दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। मतलब n 1 ओवर अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 बड़ा है इससे, एंड सिमिलरली वो और बड़ा होगा किससे? 1 ओवर अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 3 से, एंड सो ऑन 1 ओवर अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन से। इसका मतलब इन सब में से सबसे बड़ी टर्म कौन सी है? ये वाली। ठीक है, तो मैं इन सारी टर्म्स को इसी टर्म से क्या कर रही हूँ? कंपेयर कर रही हूँ। मतलब इन सब में से सबसे बड़ी टर्म ये है, एंड हेंस सबसे छोटी टर्म ये वाली होगी, है ना, जो अभी अभी हमने लिखा था उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे बड़ी टर्म ये है, तो ये जो an है, ये वाला जो an है, इसको अगर आप an कह दो, ठीक है, an जो है अगर हम उसको कंपेयर करें, तो सबसे बड़ी टर्म ये है।
तो इसकी पहली टर्म इससे छोटी आ गई, तो ये किससे लेस देन और इक्वल्स टू है, अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 से। ये भी किससे छोटा या बराबर है, अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 से। ठीक है, और ये बड़ी किससे थी, 1 ओवर अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन से। ये मतलब ये वाली टर्म जो है सबसे छोटी है, तो फिर एन जो है वो बड़ा आया एज कम्पेयर टू इसके। सो वन कहाँ तक ही, 1 ओवर अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस। ठीक है, किया क्या हमने, इस सीक्वेंस की जो इसमें से जो भी सबसे सम में से जो भी सबसे छोटी टर्म थी, सारी टर्म्स को सबसे छोटी टर्म से भी कंपेयर कर दिया और सारी टर्म्स को सबसे बड़ी टर्म से भी क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास क्या आया कि ए एन जो है दैट लाइज बिटवीन एन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 एंड यहाँ से क्या आया जी, दैट लाइज बिटवीन एन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन। ठीक, अब आपने देखनी है इसकी लिमिट। अगर आप देखो कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 क्या आई, अगर यहाँ से आप एन स्क्वायर कॉमन निकालते हो तो यहाँ पे बचा एन, एन के साथ एन कैंसिल हो गया, 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस 1 बाय एन स्क्वायर। लिमिट लोगे अगर एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आंसर कितना आया 1। अगर आप इसकी लिमिट इवेल्युएट करोगे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन अपॉन, नीचे से एन स्क्वायर अगर कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या आएगा ही, बाहर एन आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1 बाय एन और लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कैंसिल होके कितना आया 1। तो लोअर लिमिट मतलब अगर इसको कंपेयर करो ये बी एन और सी एन, सी एन की लिमिट भी किसके पास जा रही है 1 के पास, बी एन भी जो है वो किसके पास जा रहा है 1 के पास, तो मिडिल टर्म भी वो किसके पास जाएगी, 1 के पास ही जाएगी। हेंस ये गिवन सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होगी और कन्वर्ज किसको कर रही है, 1 को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया जी एप्लीकेशन ऑफ सैंडविच।